प्रैक्टिस को उसने अबॉलिश किया। इसके चलते रिबेलियंस तो रुक गए, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह सल्तनत के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। ऑफिसेज और इक्ता हेरिडिटरी होने के कारण ऑफिसेज में कॉम्पिटेंट मैन आना बंद हो गए। आर्मी में भी उसने हेरिडिटरी प्रिंसिपल को एक्सटेंड किया, इसीलिए उसके रूल में मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी ढीला पड़ गया। रिलीजन और पॉलिटिक्स की बात करें तो अपने प्रीडिसेसर्स की पॉलिसी की तरह थियोलॉजियंस को स्टेट पॉलिसी डिसाइड करना अलाउड नहीं था, लेकिन थियोलॉजियंस को इम्प्रेस करने के लिए उसने खुद को ट्रू मुस्लिम किंग बताया और इंडियन स्टेट को एक इस्लामिक स्टेट बताया। फिरोज के टाइम में ही पहली बार जिजिया एक सेपरेट टैक्स भरा। इसके पहले वो लैंड रेवेन्यू का ही एक पार्ट था। फिरोज तुगलक पहला रूलर था जिसने हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट्स को संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट करने के लिए स्टेप्स लिए। उसने कई ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स भी लिए, जैसे इनह्यूमन पनिशमेंट्स पर उसने रोक लगाई। उसने गरीबों के फ्री ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स बनवाए और उनकी डॉटर्स के लिए डाउरी दिया। ये लाइकली है कि ऐसा उसने बुरे वक्त से गुजर रहे मुस्लिम फैमिलीज के लिए किया। फिरोज कंट्री के इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट में भी इंटरेस्टेड था। उसने पब्लिक वर्क्स के एक लार्ज डिपार्टमेंट को सेटअप किया जो उसके बिल्डिंग प्रोग्राम में नजर रखने के लिए था। उसने कई कनाल्स का कंस्ट्रक्शन करवाया और रिपेयर भी करवाया, पर साल 1388 एडी में फिरोज तुगलक की डेथ हो गई। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के डिसइंटीग्रेशन के बारे में। डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, फिरोज ने अपने ऑफिशियल्स को ऑर्डर दिया कि जब भी वो किसी जगह पर अटैक करे तो वहां के यंग बॉयज को एज अ स्लेव सुल्तान के पास भेजा जाए। ग्रेजुअली ये स्लेव्स एक सेपरेट इंटरेस्ट ग्रुप में कन्वर्ट हो गए। साल 1388 एडी में फिरोज की डेथ के बाद सक्सेशन की प्रॉब्लम फिर से उभर कर आई। फिरोज के सन सुल्तान मोहम्मद ने इन्हीं स्लेव्स की मदद से थ्रोन पर क्लेम कर लिया। सुल्तान और नोबल्स की टसल के चलते सिचुएशन का फायदा उठाकर कई लोकल जमींदार्स और राजाओं ने खुद को इंडिपेंडेंट अनाउंस कर दिया। सुल्तान मोहम्मद ने इन स्लेव्स की पावर को खत्म कर दिया। उसके सक्सेसर नसीरुद्दीन महमूद, जिसने 1394 से 1412 तक रूल किया, वो भी एम्बिशियस नोबल्स और राजाज को रोकने में अनसक्सेसफुल रहा। प्रोविंसेस के गवर्नर्स इंडिपेंडेंट हो गए और ग्रेजुअली सुल्तान का रूल दिल्ली के आसपास के छोटे से एरिया तक सीमित रह गया। इसी बीच 1398 में तैमूर के इन्वेजन ने दिल्ली सल्तनत को और भी वीक बना दिया। तैमूर के इन्वेजन से लार्ज अमाउंट्स ऑफ वेल्थ, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी एटसेट्रा इंडिया से ड्रेन हो गया। लेकिन तैमूर के इन्वेजन का पॉलिटिकल इफेक्ट छोटा ही रहा। भले ही तुगलक डायनेस्टी 1412 तक रूल करती रही, लेकिन तैमूर के इन्वेजन को दिल्ली सल्तनत के स्ट्रॉन्ग रूल का एंड कहा जा सकता है। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी कहानी दिल्ली सल्तनत से खलजी और तुगलक डायनेस्टी की। हमने जाना इनकी डिफरेंट रूलर्स और उनकी पॉलिसीज के बारे में, और एंड में हमने देखा किस तरह दिल्ली सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन हुआ। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक रूलर को नहीं दी जा सकती। हमने देखा कि मेडिएवल टाइम्स में मोनार्क और नोबल्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट, लोकल रूलर्स और जमींदार्स के बीच टसल और कई रीजनल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स परसिस्टेंट प्रॉब्लम्स थी। इंडिविजुअल रूलर्स ने इन प्रॉब्लम से लड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसी पोजीशन में नहीं था जो सोसाइटी में फंडामेंटल चेंज ला सके। इसलिए पॉलिटिकल फैब्रिक का डिसइंटीग्रेशन सिर्फ एक स्टार्ट था। 1412 के बाद नॉर्थ इंडिया में एम्पायर के स्ट्रगल की एक नई शुरुआत हुई, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। सैयद एंड लोधी डायनेस्टी। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन मिडिवल हिस्ट्री के दिल्ली सल्तनत पीरियड में 5 डायनेस्टीज ने रूल किया, जिसमें से मामलुक, खलजी और तुगलक्स पर हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। आज इस कहानी में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की लास्ट 2 डायनेस्टीज यानी सैयद और लोधी डायनेस्टी के बारे में। कहानी शुरू होती है 1398 के तैमूर के इन्वेजन से। दिल्ली सल्तनत की बढ़ती वीकनेस और तैमूर के इन्वेजन से सुल्तान महमूद तुगलक दिल्ली से भाग खड़ा हुआ। ऐसा होते ही कई प्रोविंशियल गवर्नर्स और ऑटोनोमस रूलर्स ने खुद को इंडिपेंडेंट अनाउंस करना स्टार्ट कर दिया। डेक्कन स्टेट्स के अलावा ईस्ट में बंगाल और वेस्ट में सिंध और मुल्तान सबसे पहले सल्तनत से अलग हुए।